आज के लेक्चर में हम सेकंड जो पार्ट है थर्मोडायनामिक्स का वो करेंगे, जिसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और फिर उसको यूज़ करके जो हीट इंजन है उसकी बात हम करेंगे। उससे पहले व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, एक सादा सारा जो पॉइंट्स हैं इसके हमने जो याद रखने हैं। वो सबसे पहले तो जिस तरह से नाम से ज़ाहिर है कि रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है विच कैन बी रीट्रेसेबल। एक साइक्लिक प्रोसेस है जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसका एंडिंग पॉइंट दोनों सेम होते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसके हम अगर कंट्रोलिंग फैक्टर जो हैं वो रिवर्स करके इनिशियल और से फाइनल और फाइनल से इनिशियल स्टेट पे हम पहुंच सकें, उसको रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। सो इट कैन रिवर्स, सो इट इज़ इक्विलिब्रियम एट एवरी पॉइंट। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मोर वर्क इज़ रिक्वायर दैन इरिवर्सिबल प्रोसेस। हमारे पास रिवर्सिबल जो प्रोसेस है इसमें कंपैरेटिवली हमें ज़्यादा वर्क रिक्वायर होता है देन रिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ जब हम इसे रिवर्स करते हैं तो सिस्टम से वर्क लेते हैं तो ये कंपैरेटिवली ज़्यादा वर्क हमें प्रोवाइड करता है डेफिनेटली, क्योंकि इसमें एनर्जी लॉसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ज़रूरी है कि इट मस्ट बी अंडरगोज स्लोली, ताकि कोई भी एनर्जी लॉस जो है वो टेक प्लेस ना हो। तो रिवर्सिबल प्रोसेस की जो एग्जांपल है दैट इज़ लिक्विफिकेशन ऑफ वाटर और वेपोरेशन ऑफ वाटर, और इसी तरह हम जो आइस से वाटर बनने का और वाटर से आइस बनने का जो प्रोसेस है वो समहाउ आप कह सकते हैं रिवर्सिबल है। अगर आप पानी को हीट प्रोवाइड करें तो वो वेपराइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर आप वेपर से हीट को एक्सट्रैक्ट करें तो वो दोबारा से वाटर में कन्वर्ट हो सकता है। सेम इसी तरह अगर आपने पानी को कूल डाउन किया है, उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन किया है, तो वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट होता है, और अगर उतनी ही हीट दोबारा उसे प्रोवाइड करें तो वो दोबारा से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसके उल्ट जो है वो हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है, अपने नाम से ज़ाहिर है ऐसा प्रोसेस जो कि इरिवर्सिबल है, जिसको हम रीट्रेस जो है वो नहीं कर सकते। अगर हम इसके कंट्रोलिंग फैक्टर्स को रिवर्स भी करें तब भी हम इसकी इनिशियल स्टेज को गेन नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने लकड़ी को जलाया है तो वो राख में धुएं में कन्वर्ट हो गई है, लेकिन अगर आप दोबारा से जितनी आपने उसको हीट दी है उसमें से एक्सट्रैक्ट करें तो दोबारा से उसको पहली शेप में नहीं लेके आ सकते। और इरिवर्सिबल प्रोसेस हमेशा लेस वर्क डन प्रोवाइड करता है ऑब्वियसली ड्यू टू एनर्जी लॉसेस, और ये इक्विलिब्रियम में सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेज पे होता है। कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही सिर्फ इक्विलिब्रियम में होता है, और इट ऑलवेज अंडरगो रैपिडली, जिसकी वजह से हमारे पास एनर्जी लॉसेस भी काफ़ी हद तक आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सप्लोजन का जो प्रोसेस है, जिसमें जो हमारे पास एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो बड़ा रैपिड होता है, जिसकी वजह से आप कभी भी इस प्रोसेस का एग्जैक्टली रिवर्स जो है इसको इस इनिशियल फॉर्म में नहीं लेके आ सकते। नेक्स्ट हम बात करेंगे हीट इंजन की। तो हीट इंजन बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम थर्मल एनर्जी को यूज़ करते हैं और इससे मैकेनिकल वर्क जो है वो करवाते हैं। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल हैं जिसमें हम किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करके उससे वर्क जो है वो करवाते हैं। सो वर्किंग इसकी सादी सी है कि आप लेट्स सपोज किसी भी कंटेनर में जब हमारे पास गैस पार्टिकल हैं उसको हीट अप करेंगे तो ये जो इनकी इंटरनल एनर्जी है इंक्रीज़ होगी, जिस वजह से एक्सपेंड करेंगे, और अगर इसके ऊपर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, लिड है, तो ये उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको मूव करेगी, उसके ऊपर वर्क करेगी। सो इस तरह से हम किसी भी हीट इंजन से थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। किसी हीट इंजन के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक उसका होता है हॉट रेजरवायर जो कि हमें हीट प्रोवाइड करता है, एक होता है कोल्ड रेजरवायर जिसकी तरफ हीट फ्लो करती है डेफिनेटली, क्योंकि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ फ्लो करती है, और रास्ते में हम इसको वर्किंग सब्सटेंस के साथ यूजेबल वर्क जो है वो करवा सकते हैं। सेम उसी तरह जिस तरह हम डैम्स में पानी को हाई पोटेंशियल पॉइंट से लो पोटेंशियल पॉइंट पे फेंकते हैं और रास्ते में कोई डिवाइस लगा के, कोई टरबाइन लगा के उसकी पोटेंशियल एनर्जी को
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सेम इसी तरह हीट इंजन में जो हीट है वो हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ आती है और रास्ते में कोई भी वर्किंग सब्सटेंस से हम इसकी एनर्जी को यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हॉट रिजर्वायर इज़ द पार्ट ऑफ इंजन विच हैज़ हाई टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। वर्किंग सब्सटेंस जो है वो इसकी हीट को, थर्मल एनर्जी को यूज़ करता है, अब्जॉर्ब करता है और वर्क करता है। कितना वर्क करता है? Q1 माइनस Q2। Q1 वो हीट थी जो हॉट रिजर्वायर से आई और Q2 जो बाकी बच के कोल्ड रिजर्वायर की तरफ चली गई। तो Q1 माइनस Q2, लेट्स वो 100 जूल हमने एनर्जी इनपुट पे दी, कोल्ड रिजर्वायर में 20 जूल एनर्जी गई, तो वर्क कितना हुआ? 100 माइनस 20, 80 जूल का वर्क हमें यूज़फुल फॉर्म में मिला। इसके बाद हमारे पास जो है कोल्ड रिजर्वायर, वो उसका ऐसा पार्ट है जिसका सराउंडिंग के लिहाज से टेम्परेचर जो है वो लो होता है। ओके, सो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की अगर बात करें तो इसकी हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं बेसिकली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। एक को कहते हैं केल्विन स्टेटमेंट जो कि लॉर्ड केल्विन ने दी, और एक क्लॉजियस स्टेटमेंट है हमारे पास। सो दोनों का मतलब एक ही है, बस उनकी वर्डिंग थोड़ी चेंज है, तो आपने दोनों की वर्डिंग याद रखनी है, ये आपको पूछी जा सकती है। केल्विन स्टेटमेंट के मुताबिक इट इज़ इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी या ऑल फॉर्म ऑफ हीट Q1 कमिंग फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर टू कन्वर्ट इनटू यूज़फुल वर्क। मतलब इसके मुताबिक हम कभी भी 100% एफिशिएंट इंजन नहीं बना सकते। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारी की सारी हीट जो हॉट रिजर्वायर से आ रही है वो हम यूज़फुल वर्क में यूटिलाइज़ कर दें और कोई भी उसकी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कोल्ड रिजर्वायर की तरफ ना जाए। जिस तरह अगर हम बाइक भी चला रहे हैं तो बाइक का जो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो धुएं की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में सराउंडिंग में जा रही है, जिसकी वजह से वो एनर्जी लॉसेस में शुमार होता है। तो केल्विन ने बेसिकली हमें ये बोला कि अगर आपने किसी भी हीट इंजन को काम करवाना है तो कोल्ड रिजर्वायर में हीट को लाजमी फेंकना होगा। हम 100% एफिशिएंट इंजन हीट इंजन नहीं बना सकते, तो कुछ ना कुछ हमें हीट जो है वो कोल्ड रिजर्वायर में फेंकनी पड़ेगी। अब इसी को दूसरे लफ्ज़ों में क्लाजियस ने इस तरह से बोला कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट ऑल द हीट फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर विदाउट डूइंग द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्सटर्नल वर्क। बेसिकली ये कहना चाह रहा था कि हम 100% एफिशिएंट रेफ्रिजरेटर नहीं बना सकते। ठीक है, दोनों में, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर दोनों में हमने फ़्लो किसका करवाना है? हीट का। अब हमारे पास रेफ्रिजरेटर में ये होता है कि हमने जो चीज़ें फ्रिज के अंदर पड़ी होती हैं उनमें से हीट को निकालना होता है और सराउंडिंग में फेंकना होता है, तो उसके लिए हमें उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। हमारा फ्रिज जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चलता है, अगर बिजली ना हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना हो तो वो चीज़ों को ठंडा नहीं कर पाएगा, मतलब उसके अंदर से जो हीट है उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। सो खुद ब खुद जो हीट है वो कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर की तरफ ट्रैवल नहीं करेगी, क्योंकि कोल्ड जो है वो लो टेम्परेचर है और हॉट जो है वो हाई टेम्परेचर है। तो कभी भी कोई भी चीज़, ये कुदरत का कानून नहीं है कि लो से हाई की तरफ जाए, तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ जो वर्क है उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि जो हीट है वो कोल्ड रिजर्वायर से वापस किधर जाए? हॉट रिजर्वायर की तरफ। कार्नट इंजन के बारे में जो चीज़ें याद रखनी है उसकी डिटेल जो है वो इस तरह से आपने माइंड में रखनी है कि साडी कार्नट ने एक 8040 में हमें एक हाइपोथेटिकल, मतलब कि इमेजिनरी इंजन का कंसेप्ट दिया। सो ये एक हाइपोथेटिकल ऐसा इंजन है जिसकी 100% एफिशिएंसी है और ये कोई रियल इंजन नहीं है, बस ये एक हाइपोथेटिकल इमेज है या आप कह लें कि थ्योरेटिकल इंजन है। और दुनिया के जितने भी इंजन जो हैं वो बनाए जाते हैं वो इसी इंजन को सामने रख के बनाए जाते हैं और मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करने की कोशिश की जाती है। सो हमारे पास इसमें हमने कंटेनर लेना है जिसके अंदर गैस होगी और वो ऐसा होगा जिसकी जो वॉल्स हैं वो इंसुलेटेड हैं, जबकि जो इसकी बेस है वो नॉन इंसुलेटर है। मतलब कि इसकी सिलेंडर की वॉल में से कोई भी हीट जो है वो सराउंडिंग में नहीं जा सकती। हाँ, अगर आपने इसको हीट प्रोवाइड करनी है तो आप इसकी बेस से, जो कि नॉन इंसुलेटेड है, वो हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास कार्नट इंजन जो है वो एक कार्नट साइकिल को फॉलो करता है और कार्नट साइकिल जो है इसमें 2 आइसोथर्मल प्रोसेस हैं और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस हैं। ठीक है,
और याद रहे कि एक साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब इसमें जो टोटल चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी होता है, जो टोटल हीट होती है, जो टोटल वॉल्यूम और प्रेशर का चेंज होता है वो ज़ीरो होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि जो नेट हमारे पास अमाउंट है, चेंज इन एनर्जी है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, ज़ीरो। नेट जो प्रोसेस है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेज हमारे पास दोनों सेम होती हैं, साइक्लिक प्रोसेस है। सबसे पहले जो इसका स्टेप है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये वो प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। हमने इसको कोई हीट प्रोवाइड की, वो हीट अब्जॉर्ब की, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर जो है वो T1 हो जाता है। और T1 टेम्परेचर होने की वजह से, हीट अब्जॉर्ब करने की वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और ये एक्सपेंड करता है और इसका वॉल्यूम V1 से V2 हो जाता है। क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, हमने इसका टेम्परेचर राइज़ नहीं होने देना, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना। तो हीट के अब्जॉर्ब करने से उसकी इंटरनल एनर्जी जो बढ़ती है वो यूटिलाइज हो जाती है, फिर एक्सपेंड करने में, वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के में, मतलब कि वर्क करने में। तो जितनी भी हीट आई उसने वर्क करने में यूटिलाइज होगी और नेट जो हमारा टेम्परेचर है वो T1 कांस्टेंट रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है सेकंड, एडियाबैटिक एक्सपेंशन का, मतलब कि इसमें भी हमारे पास जो गैस है वो एक्सपेंड करती है, लेकिन इसमें हमारे पास ना ही सिस्टम में हीट अब आती है और ना ही हीट सिस्टम से बाहर निकलती है। तो एक्सपेंड करने की वजह से अगेन इसका वॉल्यूम V2 से V3 चेंज हो जाता है। जबकि एक्सपेंड करने से अब क्योंकि हीट तो सिस्टम में एंटर नहीं हो रही, तो वर्क तो उसने किया है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर भी ड्रॉप कर जाता है T1 से T2 की तरफ। क्यों? क्योंकि गैस जो है वो वर्क कर रही है ऑन द सिस्टम। हमारे पास जो ये दूसरी लाइन है, दूसरी हमारे पास ये है, ये एडियाबैटिक है। और आप देख सकते हैं मैंने ये थोड़ी स्टीपर बनाई है। स्टीपर आपको एडियाबैटिक प्रोसेस शो करता है। कोई भी हमारे पास हीट जो है वो इस सिस्टम में ना एंटर होगी, इस स्टेप में ना लीव करेगी। तीसरा जो हमारा स्टेप है वो है आइसोथर्मल कंप्रेशन, कि अब हम इस सिस्टम को कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने से, लेकिन ऐसे करना है कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो, मतलब कि उसमें टेम्परेचर राइज ना हो। आपने जब उसको कंप्रेस किया तो वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ा, प्रेशर के बढ़ने की वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ी। अब इंटरनल एनर्जी बढ़ी तो इससे टेम्परेचर राइज हो सकता है, लेकिन हमने क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर को राइज नहीं होने देना। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट जो बनेगी वो फिर हम सराउंडिंग पे दे देंगे, ठीक है। सराउंडिंग में देने की वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो T2 पे कायम रहेगा। अब यहाँ पे आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि हमारे पास जो पहला स्टेप है और तीसरा स्टेप है, पहले स्टेप में हमने हीट सिस्टम को दी, मतलब कि वो आइसोथर्मल वाला प्रोसेस था, और तीसरा भी ये वाला जो है, इसमें हीट सिस्टम अब सराउंडिंग में फेंकता है। इन दोनों केसेस में हमारे पास जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ आपसे पूछे जाते हैं इस तरह से, कि वो कहता है आपको कि अगर हमारे पास एक कार्नट साइक्लिक प्रोसेस के दौरान अगर हीट जो है वो सिस्टम में एंटर हो या लीव हो करे तो टेम्परेचर को क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपने ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि कार्नट साइकिल के प्रोसेस में जो हमारे पास हीट है वो पहले स्टेप में एंटर होती है और थर्ड स्टेप में वहाँ से बाहर निकलती है, और ये दोनों स्टेप जो हैं वो आइसोथर्मल प्रोसेस हैं, मतलब इनमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो अक्सर बच्चे हीट एंटर होने और लूज़ करने के लफ्ज़ से इस बात पे जाते हैं कि टेम्परेचर जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर रेज चेंज नहीं होगा, क्योंकि कार्नट साइकिल के पहले और तीसरा जो स्टेप है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास जो फोर्थ स्टेप होता है वो एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, जिसमें जो गैस है उसको हम अगेन कंप्रेस करते हैं, वो अपने इनिशियल वॉल्यूम पे जाती है, लेकिन एडियाबैटिकली, मतलब उसमें जो हीट है वो लूज़ नहीं हो सकती, ठीक है। तो हीट अब्जॉर्ब करने से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, और इंटरनल एनर्जी बढ़ने की वजह से उसका टेम्परेचर जो पहले T2 पे ड्रॉप हुआ था वो दोबारा से T1 वाली वैल्यू पे वापस आ जाएगा। तो इस तरह से दो कंप्रेशन और दो एक्सपेंशन वाले प्रोसेस को रिपीट करके जो हमारे पास सिस्टम है वो अपनी इनिशियल स्टेज पे आ जाता है। जितनी आपने हीट उसको दी वो उसने सिस्टम को प्रोवाइड कर दी, जितना वॉल्यूम शुरू में था वापस वहीं पे आ गया, जितना प्रेशर शुरू में था वापस वहीं पे आ गया। तो इसलिए ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें जो नेट चेंज है वो
ज़ीरो होता है हमारे पास। सो द होल वर्क जो हमारे पास डूरिंग इस प्रोसेस में हो रहा होता है, वह नेट वर्क जो है वो ज़ीरो होता है। सो हम जो हैं कितना गैस ने वर्क किया है वो हम किस तरह से दे सकते हैं, इट इज़ इक्वल टू दी एरिया अंडर दी साइकिल। और जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो नेट चेंज होता है वो ज़ीरो होता है। सो नो चेंज इन टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इन द साइकिल टेक प्लेस। सो एफिशिएंसी हम किस तरह से निकालेंगे इस इंजन की? एफिशिएंसी होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। हमें जो इंजन है वो आउटपुट क्या दे रहा है? वर्क, और वर्क किसके इक्वल है? Q1 माइनस Q2। इनपुट में हमने क्या दी थी? पहले स्टेप में हमने सिस्टम को हीट दी थी, दैट वाज Q1। सो फिर आउटपुट हो जाएगी Q1 माइनस Q2 और डिवाइडेड बाय इनपुट है Q1। सो आप इसको इस तरह सेपरेट करके लिख सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ईटा की वैल्यू आ जाएगी। और हीट की जगह हम टेम्परेचर वाले सिंबल भी लिख सकते हैं, वेयर T1 इज़ द हाई टेम्परेचर और T2 जो है वो लो टेम्परेचर है। अब यहाँ से आपने याद रखना है इस इक्वेशन से कि हमारे पास 100% एफिशिएंट इंजन क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक सूरत में पॉसिबल हो सकता है कि अगर हमारे पास ये जो T2 है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए, मतलब जो लो टेम्परेचर है वो ज़ीरो केल्विन पे चला जाए, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अटेन। इस वजह से हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास वो 100% हो। इसी तरह एक और चांस ये है कि T1 जो हार्ट रिजर्वायर है वो इन्फिनिटी हो जाए, तब भी हमारे पास एफिशिएंसी जो है वो 100% हो सकती है। लेकिन ये दोनों के दोनों जो पॉइंट्स हैं वो अटेन करना बहुत मुश्किल है। इसके बाद थर्मोडायनामिक स्केल्स की बात करें तो हमारे पास जो थर्मोडायनामिक स्केल है, द स्केल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्नेट साइकिल। इसमें कोई वर्किंग सब्सटेंस नीडेड नहीं होता, मतलब कि टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय मेजरिंग केयरफुली द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। हमारे पास जो पुराना थर्मामीटर था, जिसमें लेट्स फॉर मरकरी थर्मामीटर हम यूज़ कर रहे थे, उसमें कोई ना कोई वर्किंग सब्सटेंस होता है। और वर्किंग सब्सटेंस जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो उसकी कोई ना कोई लिमिटेशन होती है। फॉर एग्जांपल मरकरी की अगर हम बात करें तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट -36 डिग्री सेल्सियस है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 340 डिग्री सेल्सियस है। अब ये ना -36 डिग्री सेल्सियस से नीचे काम कर सकता है और ना ही 340 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाले टेम्परेचर पे काम कर सकता है। तो वहाँ पे जाके ये वाला थर्मामीटर हम यूज़ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये ठंडा करने पे कंप्रेस होता है और हीट अप करने पे एक्सपेंड करेगा। तो ये जो है हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम थर्मोडायनामिक स्केल अब यूज़ करते हैं जिसमें कोई वर्किंग सब्सटेंस की ज़रूरत ही नहीं। ये ऑपरेट करता है कार्नट साइकिल के प्रिंसिपल पे और टेम्परेचर को मेजर करता है जस्ट बाय नोटिंग कैलकुलेटिंग द हीट विच इज़ कमिंग फ्रॉम हॉट रिजर्वायर टू दी लो टेम्परेचर रिजर्वायर। सो इसमें हमारे पास जो द हीट है Q ट्रांसफ़र टेक प्लेस फ्रॉम हॉट रिजर्वायर at temperature T towards cold reservoir which absorb heat Q3 in such a way that its temperature maintains at ट्रिपल पॉइंट। अब ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर T3 वो मेंटेन रखता है। हमारे पास कोल्ड रिजर्वायर इसमें इस तरह अब्जॉर्ब करता है हीट को कि इसका जो टेम्परेचर है वो ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें वाटर जो है वो को एग्जिस्ट करता है लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों की तीनों फॉर्म में एट द सेम टाइम। सो अ सर्टेन टेम्परेचर एट विच the physical conditions are such as that water take place as a vapor, water, liquid, solid की फॉर्म में, तीनों फॉर्म में कोएग्जिस्ट करता है इन इक्विलिब्रियम। इसको बोलते हैं ट्रिपल टेम्परेचर और इसकी वैल्यू ये है, या इसको आप ये बोल सकते हैं। यहाँ से आप 1 केल्विन की डेफिनेशन भी डिराइव कर सकते हैं कि इट इज़ द 1/273.16 पार्ट ऑफ द थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो इस तरह से आप 1 केल्विन की डेफिनेशन भी डिराइव कर सकते हैं। सो हमारे पास जूँ ही एज हीट Q फ्लोज फ्रॉम हॉट TH मतलब हॉट रिजर्वायर टू द कोल्ड रिजर्वायर, तो हमारे पास जो कोल्ड रिजर्वायर है कि वो Q3 की अमाउंट को हीट को ऑब्जॉर्ब करेगा सच दैट कि इसका जो टेम्परेचर है वो T3 पे मेंटेन रहे। तो जो चेंज ऑफ हीट है, चेंज ऑफ टेम्परेचर है, वो आपस में इक्वल होंगे और इस केस में हमारे पास वैल्यूज पुट करने से हमारे पास T1 T है, T2 को हमने T3 बोला हुआ है
मतलब हॉट रिजर्वायर को हमने T बोला हुआ है और कोल्ड रिजर्वायर को हमने किधर मेंटेन रखना है, T3 मतलब कि ट्रिपल टेम्परेचर पे। सो अगर आप इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की इक्वेशन आती है। ये कांस्टेंट वैल्यू है और Q3 भी हमने कांस्टेंट रखनी है। तो हैंस बाय जस्ट मेजरिंग दी हीट ट्रांसफ़र बिटवीन टू बॉडीज़ वी कैन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। जस्ट Q को फाइंड करके इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके थ्योरेटिकली आप उसका टेम्परेचर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट पे अगर हम एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी बेसिकली एक डिसऑर्डरनेस है। इट इज़ द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। जो एंट्रोपी का आइडिया है वो रुडोल्फ क्लाजियस ने 1856 में दिया था। एंट्रोपी का सिंपल कंसेप्ट ये है कि नेचरली हमारी जो डिसऑर्डरनेस है नेचर में वो हमेशा इंक्रीज़ ही होता है। अगर आप किसी भी चीज़ को उसके हाल पे छोड़ दें तो आप देखेंगे कि उसमें बिगाड़ हमेशा बढ़ेगा, कभी भी वो चीज़ तरतीब में नहीं आएगी बल्कि बेतरतीबी की तरफ खुद ब खुद जाएगी। अगर आप अपने घर में 2-4 दिन जो है वो सफाई ना करें तो आस्ता आस्ता आप देखेंगे कि घर में बिगाड़ बढ़ेगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके कमरे की अलमारी में जो कपड़े हैं वो तरतीब में आए, उनकी एंट्रोपी कम से कम हो, तो आपको वर्क उन पे करना पड़ेगा, खुद से काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, उसको उसके हाल पे छोड़ देंगे तो हर दिन के साथ साथ उसका बिगाड़ जो है वो बढ़ता जाएगा। इसका जो सिंबल है वो डेल्टा एस है। इसको डेल्टा एस इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी से रिप्रेजेंट करते हैं। साइन कन्वेंशन इसकी याद रखें कि हमारे पास जहाँ पे हीट लॉस हो रही होती है वहाँ पे इंट्रोपी नेगेटिव होती है। इंट्रोपी नेगेटिव क्यों होती है? क्योंकि हीट लॉस होने की वजह से इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ करती है। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ करने का मतलब है कि जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज़ करेगी और जो एटम्स हैं सिस्टम के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोशन जो है वो कम होगी, जिसकी वजह से वो आस्ता आस्ता जो हैं वो ऑर्डरनेस की तरफ आना शुरू करेंगे। ऑन दी अदर हैंड लेकिन अगर आप किसी सिस्टम को हीट देते हैं, वो हीट गेन करता है, तो इसकी इंट्रोपी जो है वो पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि वो जब हीट अब्जॉर्ब करेगा तो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से वो एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी और उसकी जो इंट्रोपी है वो इंक्रीज़ होगी। आप कह सकते हैं कि अंडर ऑल नेचुरल प्रोसेस द इंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड एनवायरनमेंट ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है, इसकी एग्जांपल के तौर में मैंने आपको दी हैं। रूम की एग्जांपल ले लें, अलमारी की एग्जांपल ले लें, या ऑल ओवर दी यूनिवर्स देख लें। साइंटिस्ट इस बात पे मुत्फिक हैं कि हमारी जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रही है मुसलसल, मतलब इसकी जो इंट्रोपी है वो इंक्रीज़ हो रही है। आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो नेचुरल प्रोसेस हैं उनके लिए जो इंट्रोपी है वो पॉजिटिव होती है, और जो नेट हमारे पास चेंज है इंट्रोपी का फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस या एडियाबैटिक प्रोसेस, दोनों के लिए वो ज़ीरो होती है। क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में आप इनिशियल स्टेज में आ सकते हैं। इसी तरह एडियाबैटिक प्रोसेस में क्योंकि हीट सिस्टम में एंटर ही नहीं हो रही तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा तो इंट्रोपी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।